हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका वेलकम है। आज मैं बात करूँगी एलर्जी के ऊपर, मतलब ईचिंग के ऊपर। जो एलर्जी होती हैं कई टाइप की होती हैं, लेकिन अभी मैं सिर्फ 2 टाइप की एलर्जी के बारे में बात करूँगी। और जो एलर्जी है और बाकी जो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि और कौन कौन सी एलर्जी के कारण कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी मैं 2 टाइप की एलर्जी के बारे में बताऊंगी। जो फर्स्ट एलर्जी जो होती है वो होती है बिना, कहना चाहिए कि बिना दाने वाली एलर्जी। मतलब जब ये एलर्जी होती है तो एलर्जी होने में क्या होता है कि मतलब जो ये पेशेंट है तो ये पेशेंट के पूरी बॉडी में कहना चाहिए कि कुछ नहीं है, ना इसको पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है, ना कहना चाहिए कि ना इसकी बॉडी में कोई दानेदार, मतलब कोई दाने निकल रहे हैं या कुछ और हो रहा है पहले से, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या होता है कि ये जो पेशेंट है ये बिना दाने वाली एलर्जी है। तो अब ये बात करते हैं कि ये जो पेशेंट है इनको ये बिना दाने वाली जो एलर्जी होती है तो ये क्यों हो जाती है, इसके बारे में बात करते हैं। तो ये जो पेशेंट होते हैं इनको जो बिना दाने वाली जो एलर्जी हो जाती है, ये क्या होता है कि इनका जो पित्त है, अर्टिकेरिया, ये बढ़ जाने के कारण होता है। तो ये जो पेशेंट होते हैं तो ये इनका पित्त, मतलब अर्टिकेरिया जो बढ़ जाता है, उछल जाता है, जिसको मतलब आम भाषा में बोलते हैं कि हाँ इस पेशेंट का पित्त उछल गया। ये एक चर्म रोग है, स्किन है, स्किन का एक चर्म रोग कहलाता है जिसका पित्त उछल जाता है। अर्टिकेरिया हो, अर्टिकेरिया जिनको मतलब बढ़ जाता है जिनका। अब बात करते हैं कि अब ये जो पेशेंट होते हैं इनको क्यों होता है ऐसा। तो ये जो मतलब क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं इस पेशेंट में और क्यों होता है। ये जो पेशेंट होते हैं इनको अधिकतर देखा गया है कि ठंड के मौसम में, ठंड के मौसम में इनको बहुत ही जल्दी क्या होता है कि बहुत ही जल्दी इनका पित्त उछल आता है। मतलब इनकी जो बॉडी होती है इनकी बॉडी में बहुत जल्दी ही बड़े बड़े रैसेस बढ़ जाते हैं ठंड के मौसम में। अब अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो क्या होता है कि ये जो पेशेंट होते हैं तो ये कहीं पे, अब मान लो कहीं धूप में गए बाहर, धूप से आने के बाद इनने कुछ ठंडा पी लिया, कुछ भी फ्रिज से निकाल के ठंडा जूस पी लिया या कोल्ड ड्रिंक पी लिया, या तो फिर कहना चाहिए कि कुछ भी ठंडा ठंडा आइसक्रीम खा ली या कुछ भी ठंडा चीज़ खा ली है इस पेशेंट ने, जिस पेशेंट का पित्त उछल जाता है उसकी बात कर रही हूँ। तो क्या होता है कि अगर ये कुछ भी खा लेते हैं बहुत ठंडा चीज़ और बाहर से आए तो इनको क्या होता है, और एकदम ठंडा खा लिए तो एकदम ठंडा गर्म हो जाता है इनको। तो इसके कारण क्या होता है कि इनको बड़े बड़े बॉडी में रैसेस निकल आते हैं। तो ये जो पेशेंट होते हैं इनको अधिकतर इसी टाइप की प्रॉब्लम होती रहती है। जैसे ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं कि एकदम से ठंडे, कहना चाहिए कि एकदम से ठंडा बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं ये जो पेशेंट होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो पेशेंट होते हैं तो इनमें क्या क्या सिम्टम्स नज़र आते हैं जब इनका पित्त उछल जाता है। तो जब ये जो पेशेंट होते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहले इनको रैसेस निकलेगा। जब ये रैसेस निकलता है तो क्या होगा कि सबसे पहले इनको मान लो हाथ में निकला रैसेस, तो हाथ में निकलेगा। तो जो रैसेस निकलता है तो रैसेस जब निकलता है तो क्या होता है कि ईचिंग होती है, बड़े बड़े, तो कहना चाहिए कि रैसेस निकलते हैं पेशेंट को। जब ये रैसेस निकलता है तो जब ये ठंडा गर्म खा लेते हैं तो इनकी जो बॉडी है, तो क्या कहना चाहिए कि इनकी जो बॉडी है तो इनकी जो बॉडी कहना चाहिए कि सही से एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है। इसलिए क्या होता है कि जो रैसेस होते हैं इनको निकल आते हैं। तो ये अब बात करते हैं कि जो रैसेस निकल आते हैं इनको, तो क्या होता है कि ये खुजाते हैं, खुजाते हैं, इनको बड़े बड़े रैसेस निकल आते हैं। पहले हाथ में निकलेंगे, कहीं भी निकल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि हाथ में निकले। अगर निकले हाथ में फॉर एग्जांपल तो क्या होगा कि ये पेशेंट है इसको बहुत ही तेज़ ईचिंग होगी, मतलब खुजलाहट होगी। तो ये जो पेशेंट होगा खुजा देगा। तो खुजाने के कारण क्या होगा कि बहुत तेज़ खुजा देगा। तो खुजाने के कारण ये इसका जो रैसेस हैं और कहना चाहिए और बड़े बड़े हो जाएंगे और उभर जाते हैं।
तो ये क्यों होता है? ये एक हिस्टामीन टॉक्सिक है, ये बॉडी में एंटर कर जाता है। हिस्टामीन टॉक्सिक पदार्थ होता है, ये बॉडी में क्या एंटर कर जाता है। तो इसका एंटर करने के कारण क्या होता है कि जो भी इनको कहना चाहिए कि रैसेस निकलते हैं, तो जब ये खुजाते हैं तो ये और बढ़कर कहना चाहिए कि और बड़े हो जाते हैं। और उसमें क्या होता है कि और बड़े हो जाने के कारण इनको बहुत बड़े हो जाएंगे और ज़्यादा तेज़ खुजा देते हैं, तो क्या होता है कि इसमें से ब्लड भी निकलने लगता है। और ये जो रैसेस होते हैं धीरे 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 पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, फेस में निकल जाते हैं, पैर में निकल जाते हैं, बॉडी के ऑल पार्ट में निकल जाते हैं ये जो रैसेस होते हैं। अब बात करते हैं कि जो ये पेशेंट होते हैं एलर्जी वाले, जिनको दानेदार कहना चाहिए कि फुंसियाँ निकलती हैं, दानेदार जिनको एलर्जी होती है, तो ये जो पेशेंट होते हैं इनको जैसे दानेदार एलर्जी हुई मतलब, और साथ में क्या हुआ कि जो ये पेशेंट है इनका कहना चाहिए कि ड्राई इचिंग भी हुई, जैसे जिस पेशेंट का पित्त उछल जाता है, ये दोनों कंडीशन हुई पेशेंट के साथ। मतलब जो ये पेशेंट है इनको दानेदार इचिंग, मतलब इनकी जो हाथ है पैर है उसमें दाने जैसे छोटी छोटी फुंसियाँ निकल जाती हैं, वो फुंसियाँ निकल गई, साथ में इनका पित्त भी उछल गया, मतलब इनको बड़े बड़े रैसेस भी हो गए। तो ये जो पेशेंट होते हैं, अगर ये पेशेंट को दोनों कहना चाहिए कि सिम्टम एक साथ हो जाते हैं, तो ये जो दोनों सिम्टम्स एक साथ होते हैं, मतलब पित्त भी मतलब कहना जो रैसेस हैं वो रैसेस भी निकल गए, साथ में क्या कहना चाहिए जो फुड़ियाँ हैं वो भी हो गई। तो ये पेशेंट जो है इसको बहुत तेज ईचिंग होती है, तो ये जो पेशेंट है खुजा देता है। खुजाने के कारण क्या होता है कि जो छोटी छोटी फुंसियाँ होती है उसमें पस भरा रहता है, तो जो पस होता है क्या होता है कि वो धीरे धीरे फैल जाता है, तो ये पूरी बॉडी में कहना चाहिए कि धीरे धीरे करके ये ग्रोथ करने लगता है, पूरी जो बॉडी है पूरी बॉडी में कहना चाहिए कि ईचिंग होने लगती है, साथ में ईचिंग के साथ बहुत जलन भी होगी, बहुत पेन भी होगा, बहुत तेज़ खुजा देंगे तो बहुत पेन भी होगा, साथ में ब्लड भी निकलने लगे, ये सारे सिम्टम्स नज़र आते हैं ईचिंग में। ये दो टाइप की ईचिंग बता दी मैंने। अब मैं बात करूँगी कि जो ईचिंग है इससे बचा कैसे जाए। तो अब सबसे आप क्या करिए कि मेडिसिन भी बताऊँगी, अभी मैं मतलब कहना चाहिए कि घरेलू थोड़ा सा उपाय बता रही हूँ कि अगर आप जिस बिस्तर में सोते हैं, ये दानेदार फुंसियों के जो दानेदार जो फुंसियाँ निकल जाती हैं उसके लिए बता रही हूँ। तो आप क्या करिए कि डेटॉल का जो पानी होता है उसको, या फिर आप गर्म पानी में उसमें कुछ बूंद डेटॉल के डाल के क्या करिए कि जिस बिस्तर में आप सोते हैं उसको वॉश करिए, और क्या करिए कि जो आप ड्रेस पहनते हैं उसको वॉश करिए, कंटिन्यू 2-4 बूंद पानी में डेटॉल डाल के आप डेली नहाइए। तो ये क्या होगा, इससे जो आपकी दानेदार जो फुंसियाँ हैं वो क्या होंगे धीरे धीरे करके बैठ जाएंगी। कुछ ऐसे पेशेंट होते हैं कि जिनको ये कहना चाहिए कि जिनका पित्त उछल जाता है, तो ये जो पित्त उछल जाता है तो ये जो पेशेंट होते हैं क्या करते हैं कि इनको कभी भी मतलब कहना चाहिए कि ठंडा गर्म होने के कारण या ठंड आने के कारण क्या होता है कि इनको रैशेस होने लगते हैं। तो ये जो पेशेंट होते हैं जो मेडिसिन होती है ये नहीं लेते हैं, ये सोचते हैं कि ये जो पेशेंट हो या फिर कोई दूसरी मेडिसिन ले लिए। जो मेडिसिन ले रहे हैं ये तो क्या होता है कि इनको सही नॉलेज नहीं रहता है, ये जो पेशेंट होते हैं तो ये अपनी मर्जी से कुछ भी मेडिसिन लेते रहते हैं। तो क्या होता है कि जो डिसीज़ है तो ये क्या होती है, जो ये एलर्जी की प्रॉब्लम है तो क्या होता है कि ये और बढ़ती जाती है। अगर ये जो प्रॉब्लम है एलर्जी की अगर और बढ़ती जाए तो पेशेंट को प्रॉब्लम और आगे हो सकती है। अब हम बात करते हैं मेडिसिन के ऊपर कि मेडिसिन कैसे लेनी है। तो आपको लेनी है सबसे जो मेडिसिन है फर्स्ट वो है सल्फ़र 30 पोटेंसी में लेना है, दिन में 1 बार लेना है। दोपहर में लीजिएगा, दोपहर में टाइम आप 2 बजे ले सकते हैं, 3 बजे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और याद रखिएगा जब भी आप मेडिसिन लेते हैं तो कुछ मत मेडिसिन लेने के बाद आधे घंटे तक कुछ मत खाइएगा, इसको 2 ड्रॉप लेना है।
अब बात करते हैं कि जो सेकेंड मेडिसिन जो लेनी है वो लेनी है रस्टॉप। ये लेनी है 200 पोटेंसी में, हफ्ते में एक बार लेना है। याद रखिएगा कि किसी भी मेडिसिन को आप एक साथ मत लीजिएगा, गैप करके लीजिएगा, 1 घंटे का गैप करके। इसको भी 2 ड्रॉप लेना है हफ्ते में एक बार। अगर आप वेडनेसडे को ले रहे हैं तो नेक्स्ट वेडनेसडे को लीजिएगा। और जो तीसरी मेडिसिन है वो है टॉलीकॉस प्यूरी एंस। ये 6 पोटेंसी में लेना है, इसको 2 बार लेना है, मॉर्निंग में लेना है और नाइट पे लेना है। तो आप ये जो मेडिसिन है इसको खाली पेट लीजिएगा। और बाकी मैं ये जो मेडिसिन है इसकी स्पेलिंग सहित डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगी, आप वहाँ पे देख लीजिएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप ये जो प्रॉब्लम है तो आप इसके लिए जो मेडिसिन ले रहे हैं तो कम से कम आप 3 से 4 महीने कंटिन्यू लीजिएगा। आपकी जो ये एलर्जी की प्रॉब्लम है तो ये 100% ठीक हो जाएगी। थैंक यू।